रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं और फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं शिवदान सर, क्योंकि हम लगातार ये चर्चा कर ही रहे थे कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुका है और बलूचिस्तान पहले भी कहता रहा था कि भारत अगर मदद करे तो वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है और मौका मिल भी गया। क्या कहेंगे? और ऐसे में जब चाइना ये कह रहा है कि वो बातचीत के लिए बलूचिस्तान से तैयार है, तो ये अपने आप में और ज्यादा अहम हो जाता है कि अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा है चीन। देखिए, इनडायरेक्टली रूप से चीन ने बलूचिस्तान को एक तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया है, क्योंकि जब वो उनसे डायरेक्ट टॉक कर रहा है, इसका मतलब उसने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है। पाकिस्तान पर उसका भरोसा खत्म हो चुका है और उसका कारण भी सही है, क्योंकि $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चीन ने केवल बलूचिस्तान में किया हुआ है। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए उसने काफी दिन से देख रहा है कि उसके वर्कर्स के ऊपर बलूचिस्तान के अटैक हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी असहाय महसूस कर रही है और इसीलिए चीन ने अभी एक बिजनेसमैन की तरह कदम उठाया है और डायरेक्ट उन लोगों से डील किया है जो उसको मैटर कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो हैं, उनको उसने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया है। इसलिए एक तरह से चीन ने परोक्ष रूप से बलूचिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली है और उसने रिकॉग्नाइज कर दिया। तो होना भी चाहिए। यदि बलूचिस्तान की हिस्ट्री देखें, 1947 तक बलूचिस्तान का अलग एग्जिस्टेंस था पाकिस्तान से। और मोहम्मद अली जिन्ना खुद बलूचिस्तान के वकील थे, जिन्होंने अंग्रेजी कोर्ट में बलूचिस्तान का केस रखा था। और उन्हीं जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जैसे ही पाकिस्तान अलग देश बना, उस बलूचिस्तान को अपने अंदर मिला लिया। तो तभी से 1947 से ही बलूचिस्तान की जो ये आजादी की मांग चल रही है, उसकी डिमांड उठ रही है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने अपना सेक्रीफाइस किया है। मोहम्मद बुख्ती नाम के बहुत बड़े नेता थे बलूचिस्तान के, उनको पाकिस्तान आर्मी ने गुफाओं में जाकर ढूंढ के मारा था। इस तरह से बलूचिस्तान में बहुत से लोगों को वहां पाकिस्तान सेना मार चुकी है। इससे वहां के जनता में कोई विश्वास नहीं रहा पाकिस्तान सरकार के प्रति, और पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया है। कोई विकास नहीं किया बलूचिस्तान का। इसलिए बलूचिस्तान का लिबरेशन होना बहुत जरूरी है और भारत की भी पूरी सहानुभूति बलूचिस्तान के साथ में है। जी बिल्कुल देवनाथ सर, वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं चीन अब बलूचिस्तान के साथ बात करने को तैयार है। उन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि बलूचिस्तान ने कुछ दिन पहले खुद डिक्लेयर कर दिया था कि हम आज़ाद हो गए हैं और शायद अब इस बात को मान लिया गया है कि बलूचिस्तान आज़ाद है। और बलूचिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार कई शहरों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसी में एक सुराब शहर भी है जिसका दावा किया जा रहा है कि ये शहर भी अब बीएलए के कब्जे में है। जी हाँ, बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अब बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है। जमीन पर बलूचिस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से में और छोटे छोटे बड़े बड़े गांवों में बलूच लड़ाकों का ही दबदबा है। पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स जो हैं इन दूर दराज के इलाके में गश्त करने नहीं जाती है, डर के मारे। अब जब बलूचिस्तान में चीन ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जैसे कर्नल शिवदान ने बताया कि उन्होंने ग्वादर में इन्वेस्टमेंट किया है। ग्वादर पोर्ट बहुत बड़ा चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सीपेक के तहत। चाइना चाहता है कि आने वाले दशकों में चीन के शिंगजियांग प्रोविंस से एक सीधा रास्ता पाकिस्तान पीओके होते हुए ग्वादर तक जो बना दिया है उसने। ग्वादर पर चीन जो है इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि भविष्य में अरब सागर होते हुए पर्शियन गल्फ के जितने देश हैं वो सीधा उनसे आयात निर्यात इसी रास्ते से करना चाहता है। अब वहां पे चीन ने आज से 2 साल पहले पेशकश की थी पाकिस्तान को कि वो अपनी एक डिवीजन यानी 10,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया। अभी भी चीन ने करीबन 300 सिक्योरिटी एडवाइजर्स दिए हुए हैं पाकिस्तान में पीएलए आर्मी से, पीएलए बॉर्डर गार्ड से, जो कि पाकिस्तान की सरकार को मदद करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उनसे बातचीत करने के लिए।
लेकिन अब जो चीन ने पेशकश की है कि वो सीधा बीएलए के पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करेगा, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन शायद पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इसके लिए हामी नहीं भरी है। तो सवाल उठता है कि अगर चीन के डिप्लोमेट्स हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल विंग से बात करना चाहते हैं, तो कहां पर बात करेंगे? जाहिर बात है पाकिस्तान की सरकार उनको पाकिस्तान में कहीं पर भी, किसी शहर में, किसी होटल में, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसा बातचीत करने नहीं देगी। तो शायद या तो बीएलए के जो लड़ाके हैं उनको चीन में जाकर बात करनी पड़ेगी। चीन उनको इनवाइट करेगा, एक हवाई जहाज देकर, पासपोर्ट वीसा देकर ले भी जाएगा चीन तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इसको किसी तरह की मान्यता देगी? समझिए, अगर बलूच लड़ाकों के बीच में और चीन के बीच में एक तरह का अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, तो क्या पाकिस्तान की सरकार उस अंडरस्टैंडिंग के जो नियम कानून हैं, शर्तें हैं, उनको मानेगी? बलूच लड़ाके जाहिर बात है बोलेंगे कि वो चीन की मदद करेंगे अगर पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में ना घुसे, क्योंकि बलूचिस्तान आजाद है। बलूच पॉलिटिकल लीडरशिप ये बोलेगी कि चीन जो है बलूचिस्तान को पॉलिटिकल मान्यता दे। तो क्या चीन बलूचिस्तान को पॉलिटिकल मान्यता देगा? तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जी। बिल्कुल, और अब शायद डील का वक्त आ गया संजीव जी। ये माना जाए कि अब बलूचिस्तान के पास मौका है, क्योंकि चीन है पाकिस्तान का दोस्त, और ऐसे में जब ये मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी, तो जाहिर सी बात है अगर चीन मदद चाहता है बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान भी अपनी शर्तें रखेगा। जैसे कि देवनाथ सर ने भी बताया कि ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ये मान्यता दे कि बलूचिस्तान एक अलग देश है, आज़ाद है, ये बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह से उस पर कब्जा अब नहीं किया जाएगा, कोशिश नहीं की जाएगी। और किस तरह से इस मुलाकात को हम देखते हैं, अगर ये बातचीत होती है, किस तरह से दोनों देश बात करेंगे और बलूचिस्तान का रुख क्या रह सकता है संजीव जी? देखिए गीतू जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है। चाइना अपने हितों के लिए वो किसी भी तरीके की कुछ भी जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दावा करता है कि ये हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, जैसे कि उस तरीके के बड़े बड़े जुमले जरूर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपने हितों के लिए वो सब कुछ रखा रहेगा, उसको कुर्बान भी कर देगा। वर्तमान समय में बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि बीएलए, बीएलएफ जैसे जो संगठन हैं वो चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स पर लगातार हमले कर रहे हैं, और बलूच लोगों के अंदर चाइना के द्वारा जो बलूचिस्तान का जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है, जो उसका दोहन किया जा रहा है, उसको लेकर के बलूचों के अंदर बहुत गुस्सा है। और यह हमने देखा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लगातार जो है चाइना के द्वारा चलाए जा रहे बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट्स पर हमले किए हैं। उनके अनेक इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, विजिटर्स को उन्होंने मारा है सुसाइड बॉम्बिंग के माध्यम से। और जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ, वो भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी लगातार हमलों का जो खतरा बना रहता है। और चाइना लगातार पाकिस्तान से इस बात की जो है अपील करता रहा कि पाकिस्तान को जो चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स की सुरक्षा इंश्योर करनी चाहिए। और जो इतना बड़ा पैसा जो पाकिस्तान में चाइना ने लगाया है, जो $62 बिलियन से भी ज्यादा की राशि, वो चाइना को खतरे में दिखाई देती है। और चूंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो वहाँ की सेना है, वो बीएलए, बीएलएफ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, रादर बीएलए, बीएलएफ उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, ट्रेनें अगवा कर ले रहे हैं, सेना के काफिलों पर हमला कर रहे हैं। उधर टीटीपी पहले से ही पाकिस्तान की सेना पर दबाव बनाए हुआ है। तो पाकिस्तान के सेना के हाथों से जो वहाँ की आंतरिक सुरक्षा की जो स्थितियां हैं वो निकलती जा रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अब चाइना ने ये डिसाइड किया है कि वो सीधा सीधा बीएलए के रेबल से ही बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ये जो चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स पर हमले रुकेंगे नहीं। तो ऐसे में अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना सीधा सीधा जो बीएलए से बात करेगा। लेकिन क्या ऐसी प्रक्रिया में चाइना बीएलए को एक ग्रुप के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा? यदि ऐसा चाइना करता है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और ये बीएलए की बहुत बड़ी सफलता होगी। बीएलएफ जो बलूचिस्तान के में एक अलगाववाद की मांग चल रही है, उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। और ये पाकिस्तान जो कि बलूच लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार करता रहा है, बलूचिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा है, बलूच भाषा, बलूच संस्कृति, बलूच सभ्यता
को मिटाने की कोशिश करता है, वहां के लोगों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करता है, उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। वो सारे जो बलूच लोगों के ग्रीवांसेस हैं, यदि चाइना ऐसे बीएलए को रिकॉग्नाइज करता है और उसे नेगोशिएटिंग टेबल पर आमंत्रित करता है, तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बलूचों की एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो अब देखना होगा कि आगे फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में हालात स्थितियां ये है कि चाइना अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए वो बीएलए से सीधा सीधा बात करना चाहता है, और जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाइना भी इस बात को मान चुका है कि सेना, पाकिस्तान जो सेना है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो बीएलए को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात हैं, जैसा कि हम आपके चैनल पे लगातार इस बात को डिस्कस करते रहे हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो जनरल मुनीर से वो फील्ड मार्शल मुनीर अगर वो बन गए हैं, तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो फेल्ड मार्शल है, वो बिल्कुल विफल है। वो किसी तरीके से इन बलूच हो या टीटीपी हो, किसी भी हमलों को रोकने में नाकाम है। उनके हाथ से स्थितियां निकलती जा रही हैं। वो अपना एक प्रमोशन करके वो अगर वो दिखाने की कोशिश करेंगे फील्ड मार्शल मुनीर कि वो जो है सारी स्थितियां उनके कंट्रोल में, तो ऐसा है नहीं। चाइना भी अब सल्क कर रहा है, चाइना इज सल्किंग एक्चुअली। वो अब चाइना भी सीधी सीधी बात करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के विखंडन के संकेत हैं गीतो जी। पाकिस्तान आने वाले समय में कई भागों में विभाजित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की दरअसल जो फितरत है वो है जोर जबरदस्ती की। वो चाहता है कि किसी को भी दबाकर काम किया जाए, बातचीत के रास्ते काम ना हो, और शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान अब ये चाहता है कि वो पूरी तरह से अलग हो जाए। हालांकि डिक्लेयर वो कर चुका है इस बात को, शिवदान सर। लेकिन यहाँ पर क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है, या चीन जब बलूचिस्तान से बात करेगा तो उसके बैकअप में कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? क्या वो यहाँ पर बलूचिस्तान को धोखा दे सकता है? क्या आपको संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, चीन की जो खासियत ये रही है कि उसकी विस्तारवादी नीति रही है। वो हमेशा अपना एक्सपेंशन चाहता है। यदि बलूचिस्तान में उसको नजर आएगा कि वो भविष्य में उसको बलूचिस्तान से फायदा होने वाला है, तो वो बलूचिस्तान के साथ वफादारी करेगा, अन्यथा वफादारी नहीं करेगा। और जैसा कि हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के सामने कमजोर पड़ गई है। इसलिए मुझे लगता है कि चीन जो है बलूचिस्तान से असलियत में बात करेगा, और हो सकता है कि इस डायरेक्टली इस बहाने बलूचिस्तान की जो आज़ादी की मांग है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ मिलेगी, और हो सकता है कि इस बहाने बलूचिस्तान वाकई आज़ाद हो जाए। जी, यानी कि ये बात तो जग जाहिर है कि चाइना भी किसी का सगा नहीं है देवनाथ सर, और यहाँ पर वो ऐसा करता हुआ दिखाएगा भी, क्योंकि $60 बिलियन का सवाल है। बड़े प्रोजेक्ट उसने लगाए हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से बलूचियों ने ये साफ कर दिया है कि हम सीपैक यहाँ से नहीं होने देंगे, तो अब ये चुनौती बन गया है चाइना के लिए भी कि पाकिस्तान का साथ दे या बलूचिस्तान का साथ दे। गीतू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो चाहती है कि किसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी को बलूचिस्तान के बाहर रखे। इसके लिए वो कुछ छोटे छोटे समझौते चाइना के साथ कर भी सकता है जी, से डायरेक्ट बातचीत करने की। इसके पहले भी 2019 में और 2021 में वो दुबई में गए थे सीक्रेट टॉक करने के लिए, जहां चाइनीज प्रतिनिधियों ने बलूच जो लड़ाके हैं उनसे सीधी बात की थी। बलूच लड़ाकों में एक कमजोरी जो चाइना ने भांप ली है वो ये है कि बलूचिस्तान में जब हम बोलते हैं बीएलए कम से कम 9, 10 या 11 अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। वहां क्या होता है, नियम ये है कि हर एक जो कबायली है, हर 30-40 गांवों में एक कबायली ग्रुप होता है, तो हर ग्रुप ने अपनी अपनी अलग अलग फौज बनाई हुई है। तो 2019 में जब बात हुई थी दुबई में, उस वक्त उन्होंने चीन के ऊपर जो दबाव डाले थे वो एक तो ये था कि चीन बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी हासिल करने में मदद करेगा। इस बार तो बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, बीएलए के प्रतिनिधि हैं, वो बोलेंगे ऑटोनॉमी नहीं, चीन बलूचिस्तान को आजादी हासिल करने में मदद करेगा। तो ये बहुत टेढ़ी खीर बन जाएगी चीन के लिए, क्योंकि चीन जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद को भी नाराज नहीं करना चाहता। दूसरी बात, दुबई में बात पिछले बार इसलिए फंस गई थी
क्योंकि चीन वहां दोहन करना चाहता है कॉपर माइंस, गोल्ड माइंस और लिथियम की जो माइंस है। अंदाजा ये है, चीन के जो जियोलॉजिस्ट थे जो वहां गए थे, उनका अंदाजा है कि वहां पर जमीन के नीचे 3 ट्रिलियन, यानी मोटा मोटी बोला जाए तो 3 लाख करोड़ डॉलर का जमीन के नीचे कॉपर यानी तांबा और सोना और लिथियम है। अब जो बीएलए है वो रेवेन्यू शेयरिंग यानी किसको कितना फायदा होगा उस मॉडल पर बातचीत करना चाहती है, और बोल रही है कि ज्यादातर जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो बलूच लोगों के पास जाएगा और पाकिस्तान सरकार के पास या तो नहीं जाएगा या बहुत छोटा सा हिस्सा जाएगा। और चीन को इस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को पाकिस्तान की सरकार को समझाना पड़ेगा और राजी करेगा। तो गीतू जी, मामला जो है वो फौज के इस्तेमाल के बाहर यानी कमर्शियल लाइंस में भी जा रहा है, डिप्लोमेटिक लाइंस में जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बलूच बीएलए की एक डिमांड है कि जब वो चीन से बात कर लेंगे और फाइनली चीन ग्वादर में बिना भय के काम कर सकता है, यानी चीन के इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स को बीएलए हमला नहीं करेगी, उसके पहले बलूचिस्तान से पाकिस्तान की आर्मी को निकाल देना है। अब चीन इस शर्त को कैसे आसिम मुनीर को समझाएगा, बहुत ही टेढ़ी खीर है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं चीन का जो रवैया है, नजरिया है, संजीव जी, क्या वो भरोसेमंद है? क्या बलूचिस्तान इस बात को जानता और समझता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो भी सतर्क होकर चलेगा? उसने भी अपनी जो नीति है वो तैयार की होगी। जी, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो बीएलएफ जैसे संगठन है सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो इस बात को भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक अच्छी तरह से समझते हैं कि चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक, स्वार्थपरक राष्ट्र है, अवसरवादी राष्ट्र है। वो अपने हितों के लिए कुछ भी किसी भी तरीके के समझौते कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं हायर देन माउंटेन डीपर देन ओशन जैसे रिलेशनशिप, उसको भी वो त्याग कर सकते हैं, उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और अपने हितों की जब बात आएगी, संभावनाएं लग रही है बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, बलूचिस्तान और चाइना के बीच में बातचीत होगी। मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये बातचीत अवश्य होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के हाथों से स्थितियां वहां पे निकलती जा रही हैं, ये जैसा कि मैंने कहा कि बेहद अवसरवादी राष्ट्र है। और यही मैं यहाँ पर गीतू जी अवश्य कहना चाहता हूँ कि यही चाइना है कि जो कि अपने जिनजियांग प्रोविंस में जो आतंकियों का वहां पर कोई ज्यादा दखल ना हो जाए, उसको करने के लिए और जिनजियांग प्रोविंस से आतंकियों को दूर रखने के लिए, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैं, उन्होंने चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अनेक ग्लोबल जो टेररिस्ट को डेजिग्नेशन से बचाने की पूरी कोशिश की। मसूद अजहर को जो ग्लोबल डेजिग्नेशन से बचाने की जो चाइना की कोशिश थी, उसके पीछे चाइना का स्वार्थ ये था कि हम आपको यहाँ पे ग्लोबल डेजिग्नेशन से बचाएंगे और आप हमारे जिनजियांग में किसी तरीके की दखल मत करना। इस तरीके की जो डील के तहत वो चाइना आतंकवादियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। तो चाइना के अपने हितों के लिए, अपने प्रांत को जिनजियांग में आतंकियों से बचाने के लिए वो आतंकियों के साथ अगर कोई डील कर सकता है, तो जाहिर है कि वो बलूचिस्तान में अपने वर्कर्स को, इंजीनियर्स को बचाने के लिए बलूच जो बीएलए और बीएलएफ जैसे संगठनों के साथ भी वो कोई डील कर सकता है। इस बात की बिल्कुल संभावना दिखाई देती है। और ऐसे में ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो कि बहुत दावा करते हैं कि चाइना हमारे साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये दावा बहुत ही खोखला साबित होगा। उनके हथियार तो खोखले साबित हुए ही हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उनके हथियार एक करके एक खोखले साबित हुए हैं। उनके जो कंधों की जो बात करते हैं कि कंधे से कंधा मिला करके और हायर, जैसे कि मैंने कहा कि पर्वत से भी ऊंचा, समुद्र से भी गहरा संबंध जो है, वो सब कुछ खोखला साबित हो जाएगा। और ये जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को भी दगा दे सकता है और ये बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ कोई डील भी कर सकता है, ऐसी संभावना बिल्कुल। और ऐसे में सवाल तो सर इसलिए भी बड़ा हो जाता है, दो दगाबाज देश अगर दोस्त हो जाएं तो जाहिर सी बात है अपनी फितरत से तो बाज नहीं आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदर्शन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे जिस तरह से बातें चल रही हैं कि अब जो चाइना है वो बलूचिस्तान से बात करना चाहता है। क्या चीन ये समझ चुका है पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं संभलने वाला? साथ ही बलूचिस्तान ने जो डिक्लेरेशन की है कि वो आजाद हो गए हैं, क्या चीन इस बात को मान गया है? सबसे पहले गीतू जी, जय हिंद, जय भारत।
जैन सर। देखिए, जो आपने कहा है बिल्कुल सही है और बाकी पैनलिस्ट ने जो कहा है बिल्कुल सही है। चीन को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के हाथ में अब उसके कुछ कोई खास है नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान से तो कई जगहों से पाकिस्तान आर्मी अपने आप ही खाली छोड़ के चली गई है। आज ही आपने बताया एक नया शहर ने अपने आप को बलूच ने कह दिया ये हमारा हो गया है, हमने इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया है। यहां तक कि उनके ही फजलुर रहमान जो सांसद हैं, उन्होंने असेंबली में शरेआम कहा था कि ऐसी जगह है पाकिस्तान के अंदर जहां पे पाकिस्तान हुकूमत नहीं चलती, आर्मी भी नहीं है। जियो टीवी के जो ये है संवाददाता हैं, उनके ओनर हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी पाकिस्तान आर्मी का जर्नल मेरे साथ खड़े होकर बलूचिस्तान में चाय पी के दिखा दे एक पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये तो हालत है बलूचिस्तान की। तो अब चीन के हाथ में क्या है? उसके पास $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से तकरीबन 25 बिलियन सिर्फ बलूचिस्तान में है। चीन का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि वो मलाक्का स्ट्रेट्स जो हैं, जहां से हिंदुस्तान उसके पूरी की पूरी शिपिंग को कंट्रोल कर सकता है, उस मलाक्का डिलामा से बाहर हो जाए। उसके लिए ही उसने पूरी ये चक्रव्यूह रचा था कि मैं BRI करूंगा, ग्वादर पे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ताकि वो मलाक्का डिलेमा से बाहर आए। तीसरी रिक्वायरमेंट उसकी थी कि पर्शियन गल्फ में वो किसी ना किसी तरह से अपना बोलबाला बना सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका यहां से बाहर हो रहा था। उसने कहा मैं इंडो पैसिफिक में ये करूंगा, तो उसने सोचा मैं वो जगह उठा लेता हूं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जरिए और बलूचिस्तान के जरिए चीन को साफ मालूम पड़ गया है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब समस्या एक और है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, वो है अमेरिका। अगर चीन बड़ा अब्बू है तो अमेरिका तो उसका भी बाप है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के पिछले 15-20 दिनों में बहुत से समझौते हुए हैं। दो बहुत अहम है। एक, पाकिस्तान ने ये क्रिप्टो करेंसी के लिए अमेरिका के साथ अपना एक समझौता किया है, जिसमें पाकिस्तान विल बिकम द नेक्स्ट क्रिप्टो हब। इस समझौता में जिस कंपनी के साथ हुआ है उसमें 60% शेयर ट्रंप फैमिली का है। अब आप ये देखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान मिल रहे हैं तो बिल्कुल साफ ये है कि टेररिस्ट को फंड करेंगे क्रिप्टो करेंसी से। और वो टेररिस्ट कौन होंगे? वो वही लोग होंगे जिसके जो चीन के खिलाफ जाएंगे और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। दूसरा समझौता ये हुआ है कि इन्होंने, पाकिस्तान ने अपना जो रिकोडेक की जो माइन है, जो देवनाथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बिल्कुल सही कहा था कि $3 ट्रिलियन प्लस वहां पे रिचेस हैं, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, और रेयर अर्थ हैं। और चीन का दबदबा रेयर अर्थ के ऊपर है और चीन से ये दबदबा निकालने के लिए अमेरिका को बहुत अहम है कि वो रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल करे। यही वजह है अमेरिका म्यांमार में दखल देना चाहता है, यही वजह है यूक्रेन में अपना हाथ डाल रहा है, और यहाँ पे भी बलूचिस्तान में यही रेयर अर्थ है। ये मत भूलिए, कल ही की खबर है कि चीन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका में वीजा अब हम नहीं देंगे, या वीजा हम वापस कर ले रहे हैं ताकि आप वापस जाएं, ताकि उनके चीन के ऊपर दबाव डाल सके। और अमेरिका को बिल्कुल कतई नहीं पसंद होगा कि चीन किसी ना किसी तरह से बलूचिस्तान में हाथ डाले, क्योंकि बलूचिस्तान ही चीन की दबती रक्त है और वहीं पे अमेरिका वार करेगा। और मेरा अपना मानना यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पे इतना दबाव डालेगा कि चीन का जरा सा किसी ना किसी तरह से कुछ आगे पीछे हो जाए और अमेरिका बलूचिस्तान में अपनी एक बेस बना ले। और मेरा अपना विचार है कि जेकबाबाद में अमेरिका का बेस बनेगा। इससे फायदा यह हो जाता है कि ग्वादर जो है, जिसके साथ कनेक्शन है सीपैक में, वो कनेक्शन टूट जाएगा पूरी तरह से जी। और वो टूट जाता है तो ग्वादर में जो ओवरसीज स्ट्रेटेजिक कमांड चाइना ने बनाना है, वो सपने भी मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये है पूरा का पूरा पूरी कहानी यहाँ पे, जिसके ऊपर पाकिस्तान, चीन और उन सब का बड़ा अब्बू यूएस बैठा हुआ है। और मैं नहीं मानता कि यूएस जो है इतने आसानी से
चीन को कुछ करने देगा? हाँ, चीन एक डिक्लाइनिंग पावर है, और यूएस भी डिक्लाइनिंग पावर है, और इन दोनों के बीच की लड़ाई में आज तक पाकिस्तान तो एंजॉय करता था। एक पहले जाता था, देखिए पाकिस्तान जाता, अमेरिका को चीन ये हमें दे रहा है, आप हमें क्या दे रहे हैं? वहां जाके कहता था अमेरिका ये हमें दे रहा है, आप हमें क्या दे रहे हैं? अब इन दोनों की जो ये दो हाथी लड़ेंगे, तो इसमें जो है पिसेगी घास, और वो है पाकिस्तान। बिल्कुल, और पाकिस्तान पिसता हुआ नजर भी आ रहा है सर। बलूचिस्तान जो सालों से लड़ रहा था अपनी आज़ादी की जंग, वो आज अपने आप को कहता है कि मैं आज़ाद हो चुका हूं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और रिएक्शन में आपका भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत बुरी होने वाली है। पहला तो ये बलूचिस्तान ने खुद को कह दिया वो आज़ाद है, दूसरा ये कि चाइना बलूचिस्तान से बात करना चाहता है। बहुत अजब गजब स्थिति बनी हुई है। क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं लग रही हैं? गीतू, पहले तो माफी चाहता हूँ, मैं ट्रैक में फंसा हुआ था इसलिए लेट हो गया जी। मैं आपको एक बात, बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ इट आई बेस्ट सिर्फ मैं चक्करपाणी को सुन पाया हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, मैं अगर मेरे को आप करने दीजिए, तो पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन बनने वाला है, अगला यूक्रेन। बिल्कुल, जो यूक्रेन में जिस प्रकार से सुपर पावर राइवलरी है और जिस प्रकार से हम यूक्रेन का डिवास्टेशन पिछले कई सालों से देखते चले आ रहे हैं, वही का वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। और इस बार वो पाकिस्तान का वो हाल होगा चीन और अमेरिका के बीच में। हालांकि उन्होंने प्रयास ये किया था कि पाकिस्तान को यूक्रेन बना करके भारत के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया जाए, और भारत को जो रूस को जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को करा जाए। लेकिन भारत एक ऐसी शक्ति मेरे हिसाब से है जिनको कि मेरे ख्याल से अकेले ऐसे दुनिया के देश रह गए हैं कि जिनको पता है कि कब लड़ाई में जाना है, कब लड़ाई से निकलना है, कैसे जाना है, कैसे निकलना है। और अगर सुदर्शन चक्रपाणी की भाषा का प्रयोग करूं कि हम लोग अब अभिमन्यु नहीं है, हम अर्जुन है, और हमें चक्रव्यूह में घुसना भी आता है और बाहर निकलना भी आता है। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। चीन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, और चीन किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा कि ये जो यहाँ के जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान या यूएसए के कंट्रोल में चली जाए। ये बात बिल्कुल साफ है। जैकबाबाद में पाकिस्तान का, अमेरिका का बेस ऑलरेडी है, बहुत छोटा मिनिस्क्यूल बेस है, लेकिन बेस ऑलरेडी है, उसको डेवलप करेंगे। और ये बात कुछ दिन पहले मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपके चैनल के ऊपर कि अब वो समय शायद मुझे नजर आ रहा है आते समय, इन नियर फ्यूचर, जब यूएसए भी डायरेक्ट बलूचिस्तान से बात करने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें एक अलग होता हुआ पाएगा। जिस प्रकार से डॉनबास पूरा इलाका रशिया ने ले लिया है यूक्रेन का, उसी प्रकार से ये बलूचिस्तान वाला एरिया, यहाँ पर रियल सुपर पावर राइवलरी चाइना और अमेरिका के बीच में आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। अब ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी के पास ऑप्शंस बहुत कम है। पाकिस्तान की आर्मी वही है कि जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भी काम करते हैं, और वही लोग भारत के खिलाफ भी उनको अप्लाई किया जाता है। तो अब पिछले दिनों से जब से टेंशन भारत से बढ़ा, तो क्या हुआ था कि वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को उन्होंने थिन आउट करके और उनको अप्लाई करा था, ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ लाने की कोशिश की थी भारत की तरफ। तो वहां पर आप देखें किस प्रकार से अचानक से वहां पर हमले तेज हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में भी और टीटीपी के भी, और तालिबान ने भी हमला किया कल परसों, और बीएलए ने तो खैर वहां पर आतंक फैलाई रखा है। तो ये मेरे को लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत विभीषिक अवस्था में आ गई है, उन्हें पता नहीं पड़ रहा है कि वो क्या करें। और तीसरा उनके ऊपर दबाव है गीतू, वो उनके जो अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि उन्होंने तैयार किया है, उनका भी उनके ऊपर दबाव है। तो ये तमाम चीजें मिलकर के कहीं ना कहीं बीएलए को एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इस समय का लाभ उठाएं। एंड गीतू, इट इज आइदर नाउ। बिल्कुल सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये भी होगा, इसमें पाकिस्तान के रिएक्शन भी हम जोड़ लेते हैं। जो इतनी गतिविधियां हो रही हैं सीपेक को लेकर, चाइना अब सीधे बलूचिस्तान से बात करने जा रहा है, पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा? क्या पाकिस्तान की नाराजगी चाइना को झेलनी पड़ेगी, या पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा चाइना के सामने घुटने टेकने पर? देखिए गीतू, पाकिस्तान की चाइना के सामने मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई औकात जरा सी भी है। पाकिस्तान नाराज होकर करेगा क्या, आप मुझे बताएं। पाकिस्तान की नाराजगी है, वो उन्होंने डायरेक्ट बलूचिस्तान से बात कर ली, और बात ये नहीं होगी कि वो बलूचिस्तान को फ्री कर रहे हैं। बात उनकी बलूचिस्तान से ये होगी कि हमारा जो सीपेक है इसको आप इस पे हमला करना बंद करें।
एक बात देखिए, अगर आपको याद होगी तो कुछ समय पहले भी पाकिस्तान चाइनीज आर्मी ने कहा था कि भाई अगर आपसे वहां सिचुएशन नहीं संभल रही है और हमारे इंजीनियर्स पे लगातार हमला हो रहा है तो हम अपनी आर्मी भेज सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां भेज देंगे उसको साफ करने के लिए। तो पाकिस्तान के पास तो कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि जो भी धमकी अमेरिका दे रहा है या जो भी धमकी चीन दे रहा है उसके सामने दे हैव टू सकम। सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी बलूच लोगों के लिए है। इस परिस्थिति का जहां पर पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से फंसा हुआ है, सिंध में भी अब वहां पर एक्शन शुरू हो गया है, पूरे चारों तरफ से पाकिस्तान के ही लोगों ने घेरा हुआ है। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से इनके पास है। तो जहां तक रिएक्शन पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रिएक्शन तो डायरेक्टली डिक्टेटेड होता है। अमेरिका उनको कहेगा ये करो तो वो करेंगे, चाइना कहेगा वो करो तो फिर वो करेंगे। तो उनका कोई डायरेक्ट इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि कोई इसके अंदर उनके पास कोई ऑप्शंस है। सबसे बड़ा ऑप्शन, लेकिन एक बड़ा सिरदर्द तो होगा ही सर पाकिस्तान के लिए, यही माना जाए। जी हाँ, उनका सिरदर्द जो अमेरिका चाइना की जो सुपर पावर राइवलरी हो रही है वो सिरदर्द है, और उससे बड़ा सिरदर्द उनके अपने बनाए हुए जो जैश और लश्कर और ये सब हैं, ये भी उनके लिए बड़ा भारी सिरदर्द सिद्ध होने वाले हैं। और ये उनको परेशान करेंगे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंची है इस ऑपरेशन सिंदूर में। तो उससे उनको वो दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे, तो भी आपने हमारा इतना नुकसान करवा दिया, अब आगे हमारा क्या करोगे। जो पैसा इनके पास आया है वो पैसा इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक भी लोक कल्याणकारी इन्होंने चक्रपाणी सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। जी सर बोलिए। देखिए गीतू जी, अनुज माथुर ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान एक हीरा मंडी है, जो ज्यादा पैसे देगा उसके पास पाकिस्तान है। और ये मत भूलिए, पिछले कुछ ही घंटों पहले आपको खबर आई थी कि वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन लोन अप्रूव किया है पाकिस्तान को। ये सोचिए क्यों, और इसके पीछे शर्तें क्या होंगी। क्योंकि शर्त जो वर्ल्ड बैंक किसके कंट्रोल में है? अमेरिका। IMF किसके कंट्रोल में है? अमेरिका। और अमेरिका ने अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं, और इस वजह से पाकिस्तान को तो कहीं ना कहीं चीन का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और ये भी मत भूलिएगा, आसिफ मुनीर को वहां पे लाया किसने था? अगर आसिफ मुनीर जो पहले कोई खास जगह पे नहीं थे उनको रन में भी कि वो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उसको चाइना ने सपोर्ट किया। अब जब वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के चीन गए हुए थे हमला के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहले 2 दिन चीन में वो किसी से नहीं मिल पाए। उनको रिसीव भी किया था एक जूनियर ब्यूरोक्रेट ने। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है, तब उनके है ना मुलाकात हो गई, वैंगी से भी हो गई। वैंगी ने स्टेटमेंट भी दे दी, और उनका स्टैंडर्ड जो होता है समुद्र से गहरा, आसमान से पर्वतों से ऊंचा हमारी जो दोस्ती है, वो सब वहां से शुरू हुआ है। आसिफ मुनीर चीन का आदमी है, और वो कोशिश करेगा चीन को हेल्प करने की, लेकिन वहां पे बड़े अब्बू के भी बाप बैठे हुए हैं अमेरिका में। और अगर पाकिस्तान को पैसे चाहिए, और उसको चाहिए, वो तो हीरा मंडी है, तो बलूचिस्तान मुझे नहीं लगता चीन के साथ जाएगा। बिल्कुल, यानी अपने बिछाए हुए जाल में पाकिस्तान खुद फंस चुका है, चारों तरफ से घिर चुका है। कूटनीति उसे करनी आती नहीं है, वो हम समझ चुके हैं कितना नादान देश है ये। और ऐसे में शिवदान सर, आपसे समझना चाहूंगी, भारत के लिए कितनी बड़ी राहत होगा पाकिस्तान का इस तरह से खुद के जाल में फंसना? देखिए, पाकिस्तान ने ऑपरेशन पहलगाम में जो हमला किया था, उसका इरादा ये था कि पहलगाम में हमला करके भारत को एंगेज कर देगा, और भारत चुपचाप जो है केवल क्रिटिसिज्म करता रहेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। मगर भारतवर्ष ने इस बार ऐसा एक्शन लिया है जो आजादी से लेकर आज तक इस प्रकार का आतंकवाद के विरोध कोई एक्शन नहीं हुआ जैसा भारत ने इस बार एक्शन लिया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पूरे विश्व में 130 देशों को भारत ने कन्विंस कर दिया है कि हमने जो एक्शन लिया है वो करेक्ट लिया है। इसलिए पाकिस्तान अब अपने एक्शन में फेल हो चुका है, और उसकी जो रेपुटेशन है वो ना अमेरिका के सामने बची है ना चीन के सामने बची है। मगर अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए अमेरिका ने उसको IMF से बेल आउट जो लोन दिलवाया है,
और इसी प्रकार से अभी जो वर्ल्ड बैंक में आप बोल रहे हैं वो भी उसका यही इरादा है, उसको पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखने का। इसलिए पाकिस्तान उधर अमेरिका की ब्लैकमेलिंग में है और उधर चाइना ने इतना बड़ा इन्वेस्ट पैकेज किया हुआ है और काफी जो इंपॉर्टेंट जो जमीनें हैं पाकिस्तान की इस वक्त सब चीन के कब्जे में जा चुकी हैं, क्योंकि चीन वहां पर अपने जो सामान है, जो उद्योग का जो सामान बनता है चीन में, उसको पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए वहां पर पाकिस्तान में ऐसे मार्केट बनाना चाहता है जो कि पूरे विश्व को डिस्प्ले किया जा सके। तो इसलिए अब पाकिस्तान की मैक्सिमम लैंड चीन के पास जा चुकी है, इंपॉर्टेंट लैंड, और उधर अमेरिका जो है उधर फाइनेंशियली उसको कंट्रोल कर रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति डामाडोल है और इस वक्त वो किसी स्थिति में नहीं है भारत के सामने खड़ा होने के लिए। तो इस प्रकार से पाकिस्तान ने अपना जो कवर है वो खुद खोदी है और उसमें इसलिए गिरा है कि उसने गलत नीतियों को फॉलो किया है। जो आतंकवाद को जो उसने बढ़ावा दिया पाकिस्तान ने, वो केवल आतंकवाद के कारण ही पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार में पहुंच चुका है। जो प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान में जीरो है, वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए चीन पाकिस्तान में आया है और इसी कारण आज की ये कंडीशन हुई है। तो जिस टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान सोच रहा था कि वर्ल्ड में वो पैसे इकट्ठे करेगा, अमेरिका से खूब पैसे लेगा, चारों तरफ लोगों को डोमिनेट करेगा, उसी आतंकवाद ने उसको बर्बाद किया है। इसलिए पाकिस्तान अभी बिल्कुल बर्बाद स्थिति में है और भारत के सामने खड़े होने की स्थिति में वो नहीं है। जी बिल्कुल देवनाथ सर, और एक बात ये भी सामने आ रही थी कि अमेरिका भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है बलूचिस्तान का जो मिनरल डिपॉजिट है उसको लेकर, और वो चाहता है कि बलूचिस्तान के साथ किसी तरह से डील हो और पूरी नजर है, जैसा कि हम लगातार डिस्कशन में ये बात कर भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए पाकिस्तान के सामने? तो अब ये देखिए IMF की मदद मिली, US की मदद की वजह से, और सीज फायर को लेकर भी जो दावे किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरवीन किया गया था US की तरफ से। तो ऐसे में क्या माना जाए पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है? एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, किसका साथ देगा किसका नहीं, और अगर किसी का साथ नहीं देता फिर क्या दुष्परिणाम है उसके लिए? गीतू जी, पाकिस्तान की जो दुर्दशा है खासतौर से आर्थिक फ्रंट पर, वो जग जाहिर है। पाकिस्तान हर साल IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से लोन लेता है, उस लोन के पैसे का इस्तेमाल करता है पहले वाली लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में। तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान अब सेल्फ सस्टेनिंग मोड में नहीं है, तो उसको बाहर से मदद चाहिए। बाहर से मदद देने के लिए दो देश बहुत राजी हैं, चीन राजी है और अमेरिका राजी है। बट जैसे कि होता है, अगर अमेरिका मदद देगा तो वो उसकी कुछ कीमत वसूल करेगा, इसी तरह से चीन भी कीमत वसूल कर रहा है। अमेरिका का पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, जिसके लिए वो शायद कुछ पैसे पाकिस्तान को ऐसे फ्री में भी दे देता है। अमेरिका चाहता है कि चीन अफगानिस्तान में ना घुस जाए। चीन अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उनके साथ पिंगे भर रहा है। चीन ने ऑलरेडी तालिबान सरकार को प्रॉमिस किया है कि वो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर। चीन जो है जिंगजियांग प्रोविंस से वखान कॉरिडोर का इस्तेमाल करके एक हाईवे बनाने की सोच रहा है जो कि अफगानिस्तान तक पहुंचेगी। तो अमेरिका चीन को बाहर रखना चाहता है अफगानिस्तान से। अब इस ग्रेट गेम में पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमेरिका कहीं ईरान के रास्ते या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, उन रास्ते से अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकता। अगर अमेरिका को आज से 10-20 साल में अफगानिस्तान में अपने कदम जमाने हैं तो उसको पहुंचना पड़ेगा पाकिस्तान के रास्ते से। अमेरिका ने पहले भी क्या किया था, जो 20-25 साल अमेरिका अफगानिस्तान में था, अमेरिका से हर हफ्ते एक जहाज आता था, वो हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर्स और जेसीबी टाइप के मशीनों को उतारता था। 12-16-20 चक्के वाली गाड़ियां होती थी, उनको शिप से कराची में उतारते थे, फिर वो रास्ते से खैबर पख्तूनख्वा से खैबर दर्रा क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंचता था। इसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को अपनी जेब में रखना चाहता है, अपनी गोद में बिठाना चाहता है, और शायद अमेरिका इसीलिए पाकिस्तान को बीच बीच में कुछ चीजें फ्री में दे देता है। जैसे कि अभी अप्रैल के महीने में उन्होंने $350 मिलियन पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स F-16 के लिए दिए। तो अभी पाकिस्तान के पास जैसे कि इस शब्द इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान के पास स्वयंवर में दो
महाराजा खड़े हुए हैं, महाराजा चीन और महाराजा अमेरिका। जी जी, तो देवनाथ सर क्या माना जाए, यहाँ पर किसको वरमाला पहनाएगा पाकिस्तान? हाँ, देखिए पाकिस्तान जो है थोड़ा सा कुटिल देश है। उसको मालूम है कि चीन का दोहन करते करते कैसे अमेरिका को रिझाना है और अमेरिका से फ्री में चीजें लेते हुए किस तरह से चीन को भी खुश रखना है। बिल्कुल, यानी कि और अब फ्री का जो लिया था इतना सामान अब रिटर्न करने का टाइम आ गया है, जो कि पाकिस्तान को मुसीबत में डालेगा। संजीव सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि कूटनीति में तो पाकिस्तान फेल लगता है, उसके पास रास्ता क्या बचा है? अगर दोनों देशों को खुश करके चलता है तो खुद कहीं का नहीं बचेगा, एक के साथ जाता है तो दूसरा भारी पड़ जाएगा। देखिए, दो नावों में सवारी करने का जो अंजाम होता है वो बुरा होता है। ये जो चाइना और अमेरिका के बीच में ये जो पाकिस्तान संतुलन साधने की जो कोशिश करता है और इसी तरीके की जो चाइना पाकिस्तान की जो प्रवृत्तियां हम सऊदी अरबिया, यूएई तथा टर्की के बीच में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी वो टर्की के साथ भी रहना चाहता है, फिर वो सऊदी अरबिया, यूएई के साथ भी रहना चाहता है। तो ये जो पाकिस्तान की जो अवसरवादिता है वो समय समय पर दिखती है। गीतो जी, आपके दर्शकों को याद होगा कि जब 2022 फरवरी में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे। और बाद में खबर आती है 1-1.5 साल 2 साल के बाद कि यूक्रेन को पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो कभी ये जो ऐसा राष्ट्र है कि जो कि अपनी अवसरवादिता की वजह से अपनी जो है कुछ चंद डॉलर्स को जो है हथियाने के लालच में वो कभी चाइना के पाले में जाकर बैठ जाता है, कभी अमेरिका के पाले में बैठ जाता है और इसका अपना जो कोई आधार नहीं है। इसकी विदेश नीति, इसकी रक्षा नीति का कोई आधार नहीं है। ये कब किस करवट जाके बैठ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है इस राष्ट्र की बेहद लो है। आतंक परस्त तो है ही, साथ ही साथ अपनी अवसरवादिता की वजह से भी ये दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। और इसका परिणाम ये होता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सभी पाकिस्तान की जो टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूंगा वो अपने हितों के लिए करते हैं। जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा कि वो फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर उसने अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल समय समय पर किया है, चाहे वो तालिबान के खिलाफ जो वॉर ऑन टेरर को लॉन्च करने का समय रहा हो, या अभी हाल के समय में आप देखिए तो यही जो जनरल बाजवा थे, जो पिछले जो जनरल बाजवा वो उनको जब IMF से कर्ज मिलने में मुश्किलें आ रही थी तो उन्होंने अमेरिका के साथ गुहार लगाई और ये कहा कि आप हमें इसमें मदद कीजिए। तो अमेरिका ने तुरंत ही अपनी शर्त रखी कि आप हमें ये बताइए कि जो अलकायदा का नंबर 2 है वो कहाँ छिपा हुआ है और उसका हमें पता आप दीजिए और उसके बाद हम आपको हेल्प करेंगे। तो उसके बाद आपने ये देखा था कि हालांकि ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं एक ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं होती, लेकिन इस तरीके के असेसमेंट्स रहे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से इस तरीके की मदद ली कि उसे ऐमान अल जवाहिरी का पता जब पाकिस्तान ने बताया तो उसके बाद उसने IMF से कर्ज मिलने में पाकिस्तान को मदद की। तो ये जो पाकिस्तान की जो ऐसी अवसरवादिता समय समय पर दिखी है वो अपने हितों के लिए और खासकर वहाँ के जो सेना के जो जनरल्स हैं, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, किसी भी खेमे में जाके बैठ सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की जो विदेश नीति, रक्षा नीति का कोई आधार नहीं है और इसी वजह से अनेक राष्ट्र उसका सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और जैसा कि हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वयंवर इत्यादि, किसके गले में वो माला डालेगा कुछ नहीं कह सकते। और जाहिर है कि जहां पर उसको ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे उसके गले में माला डाल देगा, फिर वो तलाक भी तुरंत हो सकता है, फिर अगली माला कहीं और डालने के लिए वो तैयार हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान का जो पूरा चरित्र है बहुत संदिग्ध है और इसके बारे में लेकिन यहाँ पर जो पूरा प्रकरण चल रहा है ना सर, पूरा घटनाक्रम, माथुर सर, यहाँ पर ये मानिए कि अब कोई रास्ता पाकिस्तान के लिए बचा नहीं है, लेकिन हाँ बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आएगी और बहुत अपॉर्चुनिटी इस वक्त बलूचिस्तान के लिए रहने वाली है। बिल्कुल गीतू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं कुछ देर पहले भी यही प्रयास कर रहा था बताने का कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान डायरेक्टली, ये बात हम 3-4 दिन से कर रहे हैं, डायरेक्टली अभी इन दोनों महाशक्तियों के साथ में डीलिंग कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आज परिस्थिति है और जो कि दुनिया को दिखाई दे रही है। चाइना भी इस बात को समझता है, अमेरिका भी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान का सिवाय पंजाब के छोटे से हिस्से को और शायद सिंध कुछ दिनों के लिए और
उसके अलावा पाकिस्तान की कहीं रिट नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नजर नहीं आ रही हैं, ना वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना बलोचिस्तान में कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उनको ये पता है, ये पूरा इन दोनों बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, दुनिया की सुपर पावर्स बनना चाहते हैं, तो ये इनको सब मालूम होता है कि कौन से देश में क्या हो रहा है, और वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि बलोचिस्तान में अब पाकिस्तान का कोई रिट रह नहीं गया है। और इस वजह से वो भी एक अपॉर्चुनिटी इसमें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि हम डायरेक्टली जाकर के, अब वो चाइना चाहता है वो ग्वादर पोर्ट को करवा दिया डायरेक्टली। मैं तो यूं कहता हूं, हालांकि ये बहुत दूर की और बिल्कुल ही रेडिकलाइज्ड आइडिया है कि हमको भी जाके चाइना को कहना चाहिए कि भैया ये पीओके हमारा है, अगर यहाँ से आपको सड़क निकालनी है तो आप हमसे हाथ मिला लो और यहाँ से हम निकलने देंगे। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो खंड खंड हो चुका है मेरे हिसाब से ऑलरेडी, क्योंकि जब आपकी सरकार की रिट नहीं है, आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इफेक्टिव नहीं है, तो फिर वो कहाँ आपका हिस्सा हुआ। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में पाकिस्तान पड़ने वाला है, और इस बात को पाकिस्तान भी समझता है। एक या तो इस प्रकार का लूज कन्फेडरेशन टाइप पाकिस्तान रह जाएगा, वरना आप देखेंगे बहुत जल्दी हम इस बात पे डिबेट करेंगे आपके चैनल पे आपके साथ कि अब हम बलोचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से क्या डीलिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और पहले हम लगातार सर चर्चा करते रहे हैं कि पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा, और वो सच साबित हो रहा है। अब ये देखिए बलूचिस्तान अलग हो चुका है। सुदर्शन सर, ये भी बताइए कि यहाँ पर क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि बलूचिस्तान से अमेरिका जाकर बात करे, क्योंकि नजर अमेरिका की भी है उस डिपॉजिट पर, और वो भी चाहता है कि बेहतर अगर यहाँ पर डील होती है तो शायद जो सीपैक का प्रोजेक्ट है वो साइडलाइन हो सकता है। कितनी संभावनाएं दिख रही हैं आपको? बहुत अच्छी संभावना है गीतू जी, क्योंकि बलूचिस्तान जो है, ये देखिए अमेरिका पाकिस्तान में क्यों है। अमेरिका पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि रशिया को किसी ना किसी तरह से रोक सके इंडियन ओशन में अंदर आना है। इसीलिए वो अफगानिस्तान के अंदर गया था। इसी को पहले एक जमाने में कहते थे द ग्रेट गेम, कि ब्रिटेन ने कोशिश की थी कि रशिया को इंडियन ओशन में नहीं आने देना है। तो अफगानिस्तान का वो महत्व था, इसलिए अमेरिका वहां गया। अमेरिका के सामने 3 प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 पर्शियन गल्फ में वो चाहता है कि उसका प्रभुत्व रहे। नंबर 2 ईरान जो है एक मैवरिक है, पता नहीं कब किस तरह से ऊंट की तरह करवट लेगा, और ईरान ने बिल्कुल साफ कर रखा है कि मैं इजराइल को खत्म करूंगा, और न्यूक्लियर वेपन की तरफ वो बढ़ रहा है। तीसरी प्रॉब्लम है चाइना, और चाइना को अमेरिका जो है किसी भी तरह से होगा, जो भी करना होगा उसको शिकस्त देगा। और चाइना को अगर अंदर ही कंट्रोल करना है, उसको बढ़ने नहीं देना है, तो उसको चाहिए एक तरफ पैसिफिक ओशन में नहीं अंदर आने दो, और वहां पे है ताइवान, और उसके साथ जिसको कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन, कि जो चीन की नेवी है वो बाहर नहीं निकल सकती। दूसरा वो चाहता है कि वो जो चीन कोशिश कर रहा है मलक्का डिलेमा को निकालने के लिए और ग्वादर लाना चाहता है, वो और ग्वादर में अपना स्ट्रेटेजिक कमांड बनाना चाहता है ओवरसीज जी, वो अपना निकाल देगा वहां से। तो चीन पाकिस्तान के में ये अमेरिका सबसे ज्यादा अहम भूमिका देखता है बलूचिस्तान की जी, तो यानी बड़ी भूमिका अमेरिका निभा सकता है जी, करेक्ट। और इसीलिए बलूचिस्तान से अमेरिका बात करेगा जी, बिल्कुल संभावनाएं पूरी हैं। ठीक है, माथुर सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। 30 सेकंड्स में सर अपनी बात रखिए। अब मैं 30 सेकंड से बताने की कोशिश करूं। ग्रेट गेम की जो बात हो रही है वो ग्रेट गेम था ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में, और ये एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी थी, और भारत का विभाजन इसी ग्रेट गेम का नतीजा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जब भारत छोड़ के गए तो वो नहीं चाहते थे कि एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र यहाँ पर बना रहे, जो कि उनके और रशियन एम्पायर के बीच में अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होता। तो ये एक बात बताना चाहता हूं मैं कि भारत का विभाजन भी उसी ग्रेट गेम का एक हिस्सा था, और इसी वजह से इंग्लैंड ने भारत को विभाजित करके और कंट्रोल अपना रखना चाहा उसके ऊपर जी। बिल्कुल सर, और आपने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि पीओके को लेकर भी अगर भारत चाइना से डील करे, क्योंकि ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि ये देश किसी के सगे तो है नहीं, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, और ये बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान पर एक दबाव चीन की तरफ से भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखिए हमें भी इस सिचुएशन का लाभ उठाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इस रीजन में हो रहे हैं, देखिए वो जो ग्रेट गेम भी था वो भी सेंट्रल एशियन रीजन और साउथ एशियन रीजन के
को कंट्रोल में रखने के लिए था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, क्योंकि वो धीरे वही का वही गेम अभी चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमको भी इसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हालात रहने वाले हैं, यही माना जाए जो पूरा घटनाक्रम रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।